गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम इन द क्लास ऑफ साइंस। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में भी और एनपीएफ पब्लिक स्कूल में भी। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि फ्रेश चैप्टर है हमारी बुक का। और चैप्टर नंबर 6 है उत्तक, जिनको कि अपन टिश्यूज भी कहते हैं। टिश्यूज, देखिए हम कहते हैं कि सजीवों के शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या सभी सजीवों के शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं? हम कहें कि क्या कोशिकाएं सभी सजीवों के शरीर में आवश्यक रूप से पाई जाएंगी, तो इसका उत्तर आएगा ना। कोशिकाएं जो है वो सभी सजीवों के शरीर में नहीं पाई जाती हैं। हम बात करें सजीव कौन कौन से हैं, हम बात करें पादपों की, जंतुओं की, इन दोनों को हम मानते हैं सजीव। तो इन दोनों को अगर अपन देखें तो क्या इन दोनों के सभी प्रारूपों में कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो यहाँ तक तो बात सही है, पादपों और जंतुओं में सभी में कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ इस तरह के सूक्ष्म जीव देखे गए हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, और उन्हीं में एक कैटेगरी आती है, एक श्रेणी आती है विषाणु की, जिसको कि वायरस भी कहा जाता है। और आज वायरस की वजह से ही हम ये क्लासेज इस तरह से ले रहे हैं। एक वायरस है जिसने हमें ऑनलाइन क्लासेज लेने के लिए एक तरह से मजबूर कर दिया है। हम भी मजबूर हैं और आप बड़ी परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं, कभी कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है तो आप कभी क्लासेस को मिस कर जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी हैं, और वो किसकी वजह से? वायरस। कौन सा वायरस? कोरोना वायरस। इस वायरस ने आप देखिए केवल हमें ही नहीं, पूरे विश्व को इसने अपनी जद में ले रखा है, अपनी पकड़ में ले रखा है, और हम ये भी कह सकते हैं कोहराम मचा रखा है। और ये भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस वायरस ने मौत का भी तांडव मचा रखा है। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, लगातार न्यूज़पेपर्स के अंदर भी न्यूज़ आती रहती है, मीडिया के थ्रू भी समाचार मिलते रहते हैं कि कई जो कंट्री हैं, कई जो देश हैं, इसके इलाज के लिए वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी कहीं पर भी सफलता मिलती हुई प्रतीत नहीं आ रही। हर देश से यही सुनने को मिलता है कि अभी ट्रायल चल रहे हैं। तो मुश्किलें काफ़ी हैं, लेकिन हम देखते हैं डर के आगे जीत है। उसी तरह मुश्किल है तो उसके लिए समाधान भी है, क्योंकि मुश्किल बनी समाधान होने के लिए है, तो वो अलग चीज़ है। तो हम बात करें ये परेशानी जो चल रही है कोरोना की वजह से, उनमें भी हमें सतर्क और सावधान रहना है, क्योंकि हम अगर सतर्क हैं, सावधान हैं, तो हम सुरक्षित हैं। सो बी केयरफुल। तो हम बात करेंगे क्या सभी सजीवों में कोशिकाएं पाई जाती है, तो आंसर आएगा हमारा नहीं। और उसका एग्जाम्पल क्या है? विषाणु। विषाणु एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो कोशिका रहित होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, एक ऐसा सूक्ष्म जीव जिसमें कोशिका का पूर्णतया अभाव होता है, इसको कोशिका रहित कहा जाता है। वायरस को एसेलुलर कहा जाता है। कोशिका पूरी तरह से उपस्थित नहीं होती। तो आप देखिए जरा, कोशिका नहीं है, फिर भी इसने पूरे विश्व को अपने जग में ले रखा है, कोहराम मचा रखा है। क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से कोरोना ने आज कोहराम मचा रखा है? तो उसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो है इसका न्यूक्लिक अम्ल। वायरस कोई सा भी हो, चाहे वो पादपों पर हमला करने वाला वायरस हो, पादप वायरस, या जंतुओं पर हमला करने वाला हो, या मानव पे हमला करने वाला वायरस हो। हम लोग जानते हैं बहुत सारी बीमारियां वायरस से होती हैं। डेंगू की बात करें, एक वायरस से होने वाली बीमारी है। एड्स की बात करें, जो कि एक वायरस से होने वाली बीमारी है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं, उनका ट्रीटमेंट है। डेंगू का ट्रीटमेंट है, HIV का भी अभी पूरी तरह से ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? इस वायरस की प्रकृति के कारण। तो क्या ऐसा है वायरस में जिसकी वजह से ये कोशिका रहित होते हुए भी इतना कोहराम मचा रहा है? उसके पीछे का रीजन है यहाँ या DNA अथवा RNA, यानी या तो वायरस में RNA होगा अथवा DNA होगा, दोनों कभी एक साथ नहीं पाए जाते हैं। और इसी की वजह से जो वायरस है इतना घातक बना हुआ है। कोई भी वायरस आप देख लीजिए, हम चाहे डेंगू की बात करें जिसमें प्लेटलेट्स का नंबर, बिंबाणुओं की संख्या कम हो जाती है, वो भी व्यक्ति को मृत्यु तक ले जाती है कई बार बीमारी। अगर समय रहते प्लेटलेट्स का पर्सन में इंजेक्ट नहीं किया गया, व्यक्ति को प्लेटलेट नहीं चढ़ाई गई, तो डेंगू में व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। प्लेटलेट का नंबर जब 30,000 से कम हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो जो बीमारियां वायरस से होती हैं सभी बीमारियां घातक हैं। तो फिलहाल हम बात करें कोशिका के संदर्भ में, ज़्यादा यहाँ डिटेल में नहीं चढ़ेंगे वायरस के बारे में। तो याद रखें, वायरस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसमें कोशिका नहीं पाई जाती है, कोशिका रहित होने के बाद भी घातक है, खतरनाक है, मारक है। वजह क्या है? DNA अथवा RNA इसकी मुख्य विशेषता है।
अब बात करते हैं उत्तक बने कैसे। देखिएगा, जीवन की शुरुआत होती है कोशिका से। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, सजीव चाहे बहुकोशिकीय है, प्रत्येक बहुकोशिकीय सजीव के जीवन की शुरुआत भी एक कोशिका से होती है और उस एक कोशिका को कहा जाता है युग्मनज। ध्यान दीजिएगा, बहुकोशिकीय सजीवों में भी जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है और वो एक कोशिका होती है युग्मनज। कब बनेगा युग्मनज? जब नर और मादा युग्मकों का संयोजन होता है, यानी नर युग्मक प्लस मादा युग्मक। जब जनन की क्रिया होती है, लैंगिक जनन की जब क्रिया होती है, तो लैंगिक जनन की क्रिया में नर और मादा जनक जो होते हैं वो युग्मक बनाते हैं। उन युग्मकों के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होगा जो एक कोशिकीय होता है। उस एक कोशिका में फिर आगे लगातार कोशिका विभाजन होते रहते हैं और बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण होता चला जाता है। लेकिन जो सजीव एक कोशिकीय हैं उनमें क्या, जो सजीव एक कोशिकीय हैं, जैसे हम बात करें अमीबा, जीवाणु एक कोशिकीय है, तो ये आजीवन एक कोशिकीय ही बने रहते हैं, प्लस इनकी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी क्रियाएं उस एक ही कोशिका के द्वारा संपादित की जाती हैं, क्योंकि इनमें उत्तक तो कभी बनेगा ही नहीं। तो उस एक ही कोशिका के द्वारा श्वसन भी किया जाता है, पाचन की क्रिया भी होती है, उत्सर्जन की क्रिया भी होती है, जनन की क्रिया में भी वो एक ही कोशिका भाग लेती है। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो हमने देखा कोशिका है, अब उस एक कोशिका से क्या बनेगा? उत्तक बनेगा। हमारा जो चैप्टर है वो उत्तक पर आधारित है, तो फिलहाल अपन प्रस्तावना ले रहे हैं कि कैसे उत्तक बना। क्या सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से उत्तक बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। पहले है कोशिका। अब इस कोशिका में क्या हो कि जिसकी वजह से उत्तक बने? तो देखिएगा, कोशिका, मान लीजिए हम एक डायग्राम बनाना चाहें कि ये एक कोशिका है, तो इससे बहुत सारी कोशिकाएं देखिए कैसे बनेंगी। ये यहाँ देख पा रहे हैं, बहुत सारी कोशिकाएं बन गई हैं। क्यों बनी है, कैसे बनी है? तो इसकी वजह हमारे पास सामने जो आती है वो है कोशिका विभाजन। यानी जब किसी कोशिका में कोशिका विभाजन होता है तो उस स्थिति में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती चली जाती। अब कोशिका विभाजन भी हालांकि वैसे तो 3 तरह के होते हैं, हम अगर संक्षिप्त रूप से देखें तो 2 ही प्रकार हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन और दूसरा वाला होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इन दोनों के अलावा एक और प्रकार भी देखा गया है, उसको कहा जाता है असूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री और अर्धसूत्री के अलावा एक होता है असूत्री कोशिका विभाजन। ओके, तो हमने देखा कोशिका में कोशिका विभाजन हुआ। यहाँ आपको बताना चाहूंगा कौन सा वाला कोशिका विभाजन होगा, याद रखिएगा, यहाँ होगा समसूत्री कोशिका विभाजन। यानी समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही उत्तकों का निर्माण होगा। वापस सुनिएगा, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति में तो समान होता है लेकिन कार्य में भिन्न होता है, उत्तक कहलाता है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति में तो, यानी उनका जो उत्पत्ति स्थल है वो तो समान है। समान क्यों है? अरे भाई, एक ही कोशिका में तो कोशिका विभाजन हुआ है, कोशिका एक ही है, उसी में विभाजन हो रहा है, तो उत्पत्ति स्थल तो ऑब्वियसली स्पष्ट है कि समान होगा, लेकिन कार्य अलग अलग हो सकता है। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति में समान लेकिन कार्य में भिन्न हो सकता है, उत्तक कहलाता है। अब बात करते हैं उत्तकों के प्रकार की। उत्तकों के प्रकार देखिएगा, उत्तकों के प्रकार मोटे तौर पर 2 होते हैं। पहले प्रकार को हम कहते हैं पादप उत्तक और दूसरे प्रकार में आते हैं हमारे जंतु उत्तक। पादप और जंतु उत्तक। पादप उत्तक केवल पादपों में पाए जाते हैं, जैसा कि आप समझ गए होंगे, जंतु उत्तक केवल जंतुओं में पाए जाते हैं। इन दोनों प्रकार के उत्तकों का हम विस्तृत अध्ययन करके फिलहाल हम इसको शुरू कर रहे हैं पादप उत्तक के साथ। देखिएगा, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पादप उत्तकों की। केवल पादपों में होंगे। इनका वर्गीकरण देखिए किस प्रकार से किया गया। पादप उत्तक भी 2 प्रकार के हैं। पहले प्रकार के उत्तक को कहा जाता है विभजोत्तकी उत्तक। पहले प्रकार के उत्तक हैं विभजोत्तकी उत्तक। देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसे उत्तक जिनमें विभाजन की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। ऐसे उत्तक जिनमें विभाजन की अद्भुत क्षमता पाई जाती है उनको कहा जाता है विभजोत्तकी उत्तक। दूसरे वाले उत्तक आते हैं स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक वो हैं जो विभजोत्तकी उत्तकों के स्थायी होने से बने हैं।
यानी विभुजोत्तकी उत्तक पहले विभाजन कर रहे थे, जब इनमें विभाजन की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है तो विभुजोत्तकी उत्तक ही स्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाता है। तो ये मुख्य प्रकार हैं पादप उत्तकों के, इनकी विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। तो आप यहाँ तक का मैटर पढ़ के तैयार रखें, इसके आगे वाला भी आप पढ़ के तैयार रखें। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।